हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ कर रहे थे और इस सीरीज़ में हम लोग भारतीय इतिहास के जो जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के लिए बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट हैं, उनके सारे पीवाईक्यूज़ हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों, टॉपिक वाइज। और उसी में हमारी अगली वीडियो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड अभी तक जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आगे की और यूज़फुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे इसी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं दोस्तों, आपको इसी पे मिल जाएंगी दोस्तों। चलिए हम लोग अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा, यानी कि विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों नहीं थे, क्योंकि दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल भारत के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, जो 1774 को बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। और विलियम बेंटिक को दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय विलियम बेंटिक थे, इसलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों बंगाल के पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था और जिनका कार्यकाल दोस्तों 1765 से 67 था, और इसके पहले भी वो 1758 से 1760 तक ईस्वी तक भारत में रहे थे। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तक एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों हम लोगों ने जस्ट अभी इसमें पूछा गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा, मैं आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर दूं दोस्तों। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय जो अंग्रेजों का शासन था वो बंगाल पे था, इसलिए सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और उसके बाद दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो उस टाइम सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक था। और उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट आया था तो उसमें कुछ महारानी के सुपुर्द हो गई थी सारी चीज़ें, और उसमें फिर जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया था और उसके ऊपर एक सचिव होता था जो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों हम लोगों ने दो क्वेश्चन में भी यही पढ़ा है, विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। दूसरा है इलाहाबाद की संधि। तीसरा है बक्सर का युद्ध और चौथा है वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो दोस्तों इसमें बक्सर का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लाइव का युद्ध, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो दोस्तों जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि सबसे पहले क्लाइव आया था 1758 से 60 ईस्वी के मध्य, और उसके बाद पुनः आगमन हुआ था 1765 से 1767 के बीच में क्लाइव का आगमन। और इलाहाबाद की संधि दोस्तों अगस्त में, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी दोस्तों, और वो
बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, तो वो अगस्त 1765 में हुई थी। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो 1772 भी है, कहीं कहीं 73 होता है, कहीं कहीं 74 भी हो सकता है दोस्तों। तो उस और इसका जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। चलिए इसकी आगे का कोई, तो दोस्तों इसमें घटनाओं के घटित होने के कालक्रम को पूछा गया है। चलिए इसकी दोस्तों, हो सकता है ऑप्शन में नंबर आगे पीछे हो गए हों, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी आप लोगों ने डेट्स देख ली हैं इम्पोर्टेंट। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा गया दोस्तों कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब है 3 ऑप्शन इसमें सही है और एक ऑप्शन गलत है, तो हमें इसमें गलत ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो ए दिया गया है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। और सी है, विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। डी है, लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए, और असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया, और सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। उन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, और जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार एवं कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई, और भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत में रहा। ने व्यपगत या हड़प नीति भी बोलते हैं इसे, व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संबलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1854 ईस्वी में और झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया, और 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था, और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें बनारस विद्रोह दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा चेत सिंह। दोस्तों ये यूपीआरओ का 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है दोस्तों। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था, और इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों आप लोगों को जितने भी गवर्नर है, वायसराय हैं, इनका कार्यकाल एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इस टाइम पे कौन था। तो इससे अगर आपको सन याद होंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। तो आपको अगर गवर्नर जनरल के सन याद होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1774 से 1785 तक का कार्यकाल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का।
अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया और इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया और उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। और उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया और वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था और उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार्ट दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने कर दिया था, लेकिन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया और यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु V.A. स्मिथ के निर्णय अधिक मान्य। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी और इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के संविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कॉर्नवालिस। भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्याय क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दरोगा को। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया और दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे।
अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है स्थित है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और इससे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, और इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी, और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था, गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा, और इस सेना को रखने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया, और बाजीराव द्वितीय ने भागकर बशीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बशीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली, और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो दोस्तों अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुए थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? तो अवध का नवाब था पहला शासक। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, और क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। और वेलेजली की विशेषता यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया, और प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। और दोस्तों इसमें नोट दिया गया है, यदि प्रश्न में वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो वो उत्तर होगा हैदराबाद। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली जो 1798 से 1805 ईस्वी तक था भारत में, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे कौन कौन से थे दोस्तों? सबसे पहला था हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी। मैसूर ने कब स्वीकार की थी? 1799। दोस्तों ये सन पूछे जाते हैं कि इस राज्य ने किस सन में या इस सन में कौन से राज्य ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो ये सन भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। मैसूर ने 1799 ईस्वी में, तंजौर ने 1799 ईस्वी में, अवध ने 1801 ईस्वी में, पेशवा ने 1802 ईस्वी में, बरार के भोसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी और इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे?
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद इसके ऑप्शन चूज कीजिएगा। इसमें पूछा गया भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। बट अगर इस पूछा जाए कि सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी, तो वो दोस्तों वो डुप्ले ने सबसे पहले स्टार्ट की थी सहायक संधि प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हुआ था और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायक संधि। दोस्तों सहायक संधि की स्टार्टिंग इसमें 1863 बताई गई है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया था। दोस्तों और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया था और तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ईस्वी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स की गवर्नर जनरल काल में और 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था और जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ और सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुगौली की संधि दोस्तों कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें पहला दिया गया है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 18 के बीच में हुआ था और इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1820 से 27 ईस्वी तक। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे और दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया और तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को
अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है, और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी, और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली थी, और जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। दोस्तों इसमें जैसे कि चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो बी ऑप्शन सी हो जाए, कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया, और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विलियम बेंटिक ने। दोस्तों मैं व्याख्या इसलिए अच्छे से पढ़ देती हूँ कि 4 ऑप्शन होते हैं हमारे, जितने भी इसके की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारा वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है, और वो चैप्टर अगर आप लोग इसी को बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया, और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया, और आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष से समाप्त हुई? तो दोस्तों हम लोगों ने जस्ट ऊपर इसकी व्याख्या देखी 1829 ईस्वी में, और इसमें किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1789। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो दोस्तों इस पे कुप्रशासन का आरोप लगा के फिर अवध को अपने कब्जे में लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत में गवर्नर जनरल था, ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था, और अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सबसे पहला था सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बगहात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली थे। अगला क्वेश्चन है, बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय दोस्तों 1856 ईस्वी में हुआ था। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप लोग तभी दे सकते हैं जब आपको इसके सन याद हो कि किस सन में किस राज्य का विलय हुआ था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि सबसे पहले किसका विलय हुआ था, तो सतारा का विलय हुआ था, उसके बाद बगहात का, फिर झांसी और फिर उदयपुर और झांसी का। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित या एवं क्रियान्वित की थी? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवध का शासक। अवध के शासक को हटा के उस राज्य को कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सबसे पहले सतारा पर कब्जा किया गया था दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डलहौजी का। 1848 ईस्वी में डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। दोस्तों इसमें सिंध विजय पूछा गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो का काल 1842 से 44 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत पर विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य है, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स आउटरम। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था और उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों। तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय बिछाई गई। दोस्तों ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप लोगों ने गवर्नर और गवर्नर जनरलों के सन याद कर लिए कि किस टाइम तक किसका कौन भारत में था, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे कि डलहौजी का जो भारत में कार्यकाल था वो 1848 से 1856 के बीच में था, तो इसके बीच कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो ये सन दोस्तों अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, बम्बई और ठाणे। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी और छोटी छोटी वीडियो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और लाइक कर दें।